गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रमाकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए स्टार्ट करेंगे एक प्रोसेस, एक नया चैप्टर। पिछले टाइम हमने रेप्लिकेशन को देखा था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जीन अभिव्यक्ति और अनुलेखन। हिंदी में इसे कहते हैं अनुलेखन, जिस पे हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन होगा वो रहेगा ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर या फिर अनुलेखन के ऊपर, कि अनुलेखन क्या होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या उस क्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। तो जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, वह क्रिया अनुलेखन अथवा ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और इस क्रिया के लिए हमें जिस मुख्य एंजाइम की आवश्यकता है उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 3 तरह के पॉलीमरेज पाए जाते हैं। 3 पॉलीमरेज होते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ एक ही प्रकार का पॉलीमरेज पाया जाता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में, इसलिए हम ये कहेंगे कि यहां पर मुख्य रूप से कौन सा पॉलीमरेज काम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अगर यहां पर मैसेंजर आरएनए की जगह आपको राइबोसोमल आरएनए मतलब आरएनए का निर्माण करना होता तो आपको यहां पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की आवश्यकता होती, और अगर आपको ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करना होता तो यहां पर आपको आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की आवश्यकता होगी। लेकिन चूंकि हम यहां पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए का निर्माण कर रहे हैं, सो हमें यहां पर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की क्या है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा डीएनए किसका संश्लेषण करवाएगा, मैसेंजर आरएनए का, उस क्रिया को अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यह क्रिया कहां संपन्न होती है, तो यह क्रिया भी रेप्लिकेशन के समान केंद्रक में संपन्न होती है। ठीक है, होगा क्या इस क्रिया में, इस क्रिया में जो डीएनए होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, डीएनए, इस डीएनए पर काम कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और आरएनए पॉलीमरेज में भी कौन सा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। वो इस डीएनए से क्या करेगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना का निर्माण करेगा। कैसी संरचना बनाएगा, एक सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना का निर्माण करेगा। और इसी सिंगल स्ट्रैंडेड संरचना मतलब एकल रज्जु की जो संरचना होगी, इस एकल रज्जु की संरचना को हम क्या कहेंगे, एम आरएनए। इस प्रकार डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए। किसकी सहायता से बन रहा है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की सहायता से। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, और हिंदी में इसे कहा जाता है अनुलेखन। बाद में यही मैसेंजर आरएनए जो होता है, यह मैसेंजर आरएनए मुख्य रूप से राइबोसोम इकाइयों के बीच में जुड़ जाता है, और राइबोसोम इकाइयों के बीच में जुड़कर यही मैसेंजर आरएनए किसका निर्माण करवाता है, प्रोटीन का निर्माण करवाता है। मतलब यहां पर कौन निर्मित हो जाएगा, प्रोटीन की एक पूरी श्रृंखला निर्मित हो जाएगी, प्रोटीन बन जाएगा। इस क्रिया को अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन। इस प्रकार मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो यह क्रिया जो है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। लेकिन हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। हम यहां पर इस प्रोटीन संश्लेषण की या ट्रांसलेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें डीएनए से क्या बन जाएगा,
मैसेंजर आरएनए। लेकिन जब पहली बार ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इस ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू या इस ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए नहीं बनता, अपितु एक आरएनए बनता है, मध्यवर्ती आरएनए बनता है, जिसे HN-RNA या फिर विषमांगी आरएनए कहा जाता है। ये जो विषमांगी आरएनए होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता दिया है। जो पहले के वीडियोस हैं आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं, वैसे यहां भी बता रहा हूं, लेकिन पहले के वीडियोस में भी मैंने इसके बारे में एक डिटेल से डिस्कशन किया था, बात की थी। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से डीएनए से जो आरएनए बनता है वह मैसेंजर आरएनए नहीं होता एक तरह से मैसेंजर आरएनए का ही रूप है, लेकिन वास्तविक मैसेंजर आरएनए नहीं होता, बल्कि उसे क्या कहा जाता है, उसे HN-RNA या फिर विषमांगी आरएनए कहा जाता है। इस विषमांगी आरएनए में कुछ इकाइयां पाई जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, तो इस मैसेंजर आरएनए में कुछ जगह पर कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, वे स्थल, इस मैसेंजर आरएनए में उपस्थित वे स्थल जो सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायता नहीं करते, उन स्थलों को नॉन कोडिंग स्थल कहते हैं, जबकि वे स्थल जो सूचनाओं के स्थानांतरण में सहायता करेंगे उन्हें कोडिंग स्थल कहा जाता है। इस प्रकार डीएनए से बने हुए इस मैसेंजर आरएनए में दोनों स्थल पाए जाते हैं, कुछ कोडिंग स्थल भी पाए जाते हैं तो कुछ नॉन कोडिंग स्थल भी पाए जाते हैं। यहां पर पाए जाने वाले नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स को या नॉन कोडिंग स्थलों को इंट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इंट्रॉन। जबकि वे स्थल जो सूचना स्थानांतरण का काम करेंगे उन्हें कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और यहां पर इन कोडिंग स्थलों को एक्सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोन। तो इस प्रकार इस मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन 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 हो गए, एक्सोन 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 हो गए। इस प्रकार ये जो बना हुआ था विषमांगी आरएनए, यह विषमांगी आरएनए इसलिए था, विषमांगी मतलब अलग अलग तरह की चीजें, तो विषमांगी इसलिए था क्योंकि इसमें दो तरह की चीजें उपस्थित थी। एक, कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिनकी कोई सार्थकता नहीं थी, जिनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, जो आवश्यक ही नहीं थे, जिन्हें नॉन कोडिंग क्षेत्र कहा गया या फिर उन्हें इंट्रॉन्स कहा गया। ये भी इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है, ये भी इंट्रॉन है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए जिनकी हमें आवश्यकता नहीं थी, तो उन्हें इंट्रॉन कहा गया। जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनकी हमें सूचना स्थानांतरण में आवश्यकता थी, ऐसे क्षेत्रों को एक्सोन कहा गया। तो वह आरएनए जो एक्सोन प्लस इंट्रॉन, एक्सोन से भी बना हुआ है और इंट्रॉन से भी बना हुआ है, मतलब ऐसा आरएनए जिसमें एक्सोन के साथ साथ इंट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं, ऐसे आरएनए को हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनस आरएनए या फिर विषमांगी आरएनए। तो इस प्रकार का जो आरएनए होता है वह आनुवंशिक रूप से पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होता, क्योंकि इसमें इंट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। तो इस आरएनए से क्या करेंगे? इस आरएनए से इन इंट्रॉन को हटा दिया जाएगा। जब आरएनए से इंट्रॉन हटा देंगे तो बचेंगे क्या? सिर्फ एक्सोन शेष बचेंगे। उस एक्सोन युक्त आरएनए को फिर कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, किनको हटा देंगे? इंट्रॉन्स को हटा देंगे, उसे कहेंगे स्प्लाइसिंग। उस क्रिया को क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग की क्रिया से क्या होगा? स्प्लाइसिंग की क्रिया से जितने भी यहां पर इंट्रॉन्स थे वो सारे हट जाएंगे, तो शेष क्या बचेंगे? एक्सोन्स बचेंगे। ये एक्सोन्स आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर एकल रज्जु की या सिंगल स्ट्रैंड का निर्माण करेंगे। इसी सिंगल स्ट्रैंड से निर्मित इस संरचना को हम क्या कहेंगे? मैसेंजर आरएनए। तो जितने भी इसमें से इंट्रॉन्स थे वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ क्या बचेगा? एक्सोन युक्त मैसेंजर आरएनए। मतलब ऐसा मैसेंजर आरएनए उपस्थित है अब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्सोन्स है, इंट्रॉन्स नहीं है। तब ये आरएनए अब क्या कहलाएगा? मैसेंजर आरएनए। और इस मैसेंजर आरएनए की संरचना मैंने आनुवंशिक पदार्थ पढ़ाते समय आपको अच्छे से समझाई थी कि एक मैसेंजर आरएनए होता है जिसमें कोडिंग क्षेत्र होता है, कोडिंग क्षेत्र से पहले और बाद में नॉन कोडिंग क्षेत्र होता है, इधर कैपिंग क्षेत्र होता है, 5 कैप उपस्थित होती है, मिथाइल से बनी हुई, मिथाइलिन से बनी हुई, यहाँ पर पॉली ए टाइल उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पर नॉन कोडिंग क्षेत्र उपस्थित होता है। ये पूरा का पूरा है
कोडिंग क्षेत्र। तो इस प्रकार की एक संरचना बनाई थी, ये 5' है, ये 3' है, ये होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, इस प्रकार किसका निर्माण होता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है मैसेंजर आरएनए का। किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से पहले कौन बनता है, हेट्रोजेनस आरएनए या फिर विषमांगी आरएनए। और ये विषमांगी आरएनए बाद में क्या करेगा, स्प्लाइसिंग करेगा। मतलब यहां पर उपस्थित जितने भी इंट्रॉन्स होंगे उन सबको हटा दिया जाएगा, शेष क्या बचेंगे, एक्सॉन्स। एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, मैसेंजर आरएनए का। तो स्प्लाइसिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके कारण हेट्रोजेनस आरएनए या विषमांगी आरएनए किसमें बदलता है, मैसेंजर आरएनए में। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप विषमांगी आरएनए मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित हो रहा है, उस क्रिया को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा, किन दो प्रक्रियाओं के द्वारा, एक तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा और एक स्प्लाइसिंग के द्वारा हमें किसकी प्राप्ति होती है, मैसेंजर आरएनए की। इसलिए इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को या इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को हम दो भागों में या दो स्टेप्स में इसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे हेट्रोजेनस आरएनए और सेकंड जो स्टेप होगा उसमें स्प्लाइसिंग करेंगे और फिर बनाएंगे या फिर फॉर्मेशन करेंगे किसका, मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, तो ये थी ट्रांसक्रिप्शन का एक इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन, अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन का सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा, ना तो फर्स्ट के द्वारा ना थर्ड के द्वारा। यूकैरियोटिक में कितने पॉलीमरेज होते हैं, यूकैरियोटिक में 3 पॉलीमरेज उपस्थित होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्रोकैरियोटिक्स में सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है, फर्स्ट पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक में जो फर्स्ट प्रकार का पॉलीमरेज होता है वो किसका संश्लेषण करवाता है, राइबोसोमल आरएनए का। यूकैरियोटिक में जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वह मैसेंजर आरएनए का, या अगर हम कहें वास्तव में तो किसका संश्लेषण करवाता है, एचएन आरएनए का। जबकि जो पॉलीमरेज थर्ड होता है वह संश्लेषण करवाता है ट्रांसफर आरएनए का। तो यहां पर इस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुल कितने पॉलीमरेज पाए जाते हैं, 3 पॉलीमरेज। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो वहां पर सिर्फ एक ही पॉलीमरेज होता है जो राइबोसोमल आरएनए का भी, मैसेंजर आरएनए का भी और ट्रांसफर आरएनए का भी क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी आपके ट्रांसक्रिप्शन के इंट्रोडक्शन की। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार डीएनए मैसेंजर आरएनए के निर्माण में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में इसी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के साथ सेंट्रल डोग्मा को भी समझाया हुआ है, जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि सेंट्रल डोग्मा कैसे कैसे कार्य करता है या सेंट्रल डोग्मा में सूचना का स्थानांतरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो उस जो केंद्रीय सिद्धांत है या सेंट्रल डोग्मा है उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बन सकता है आसानी से, सामान्य रूप से, सामान्य प्रक्रिया में डीएनए से डीएनए बन सकता है। ठीक है, इस डीएनए से आरएनए भी बन सकता है। कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए। और इस आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाली प्रक्रिया को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, नीचे वाले बीच वाले जो प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस उसको हम ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन कहते हैं, और ये जो नीचे वाला लास्ट प्रोसेस है इसे अनुवादन या फिर ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये तो थी सामान्य चीज। अगर हम बात करें विशिष्ट चीज की, विशिष्ट चीज मतलब हम जानते हैं कि सामान्य रूप से रेप्लिकेशन प्रक्रिया से क्या बनता है, डीएनए बनता है, लेकिन यहां पर ये जो डीएनए होगा वो किससे बने, अगर आरएनए से, मतलब डीएनए का निर्माण इस बार किससे हो रहा है, आरएनए से, तो एक प्रकार की विशिष्ट चीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, आरएनए क्या बनाए, आरएनए, तो ये भी क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। संभव है, ये चीजें प्रयोगशालाओं में संभव है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये जो चीजें हैं ये विशिष्टता में आ जाती है। विशिष्टता में मतलब इन्हें प्रयोगशाला में संभव किया जा सकता है, ये सामान्य अवस्था में नहीं पाए जाते। या फिर विशिष्टता में क्या आ सकता है कि डीएनए क्या बना दे, प्रोटीन बना दे। ये दोनों चीजें संभव है।
विशिष्ट रूप से आरएनए डीएनए बना सकता है, आरएनए आरएनए भी बना सकता है, और डीएनए क्या बना सकता है? प्रोटीन। सामान्य रूप से डीएनए डीएनए बना सकता है, डीएनए आरएनए बना सकता है, और आरएनए क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम बात करें कि हमारे पास कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन डीएनए बना दे, या इस प्रोटीन के द्वारा आरएनए का निर्माण हो जाए, या फिर इस प्रोटीन के द्वारा नया प्रोटीन संश्लेषित हो जाए, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हो? तो ये आता है असंभव चीज में, नॉन पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों संभव है। डीएनए से डीएनए बन सकता है, सही है, बन सकता है। डीएनए से आरएनए बन सकता है, संभव है। आरएनए से प्रोटीन भी बन सकता है, सामान्य अवस्था है, संभव है। आरएनए से डीएनए बन सकता है, विशिष्ट रूप से संभव है, मतलब ये संभव है, ये भी संभव है, और डीएनए से प्रोटीन भी संभव है। लेकिन ये तीनों चीजें क्या हैं? असंभव है। प्रोटीन कभी भी क्या नहीं बना सकता? डीएनए नहीं बना सकता। प्रोटीन कभी भी आरएनए का निर्माण नहीं कर सकता, और ना ही प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये जो संकल्पनाएं हैं, ये संकल्पनाएं टैमिन और बाल्टीमोर, दो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, टैमिन और बाल्टीमोर ने ये सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण की क्रिया तीन तरह से हो सकती है। एक सामान्य रूप से हो सकती है, एक विशिष्ट रूप से हो सकती है, कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो हम सोच सकते हैं कि हो जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बताई गई हैं किनके द्वारा? टैमिन और बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो हमने यहां पर स्टडी किया है ट्रांसक्रिप्शन के इंट्रोडक्शन का, मतलब परिचय का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो अधूरा रह जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन संभव नहीं हो पाएगा उसे कंप्लीट करना। इसलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे कैसे स्टार्ट होगा और उसके लिए हमें किस किस चीज की क्या है आवश्यकता है। ठीक है, वैसे छोटा सा एक बता देता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो डीएनए टेम्पलेट पर प्रारंभ होगा। कहां प्रारंभ होगा? केंद्रक में, जिसके लिए हमें एक डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। यह जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह 5 इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा इकाई होती है, एक बीटा डैश इकाई होती है, एक बीटा इकाई होती है, एक बीटा डैश इकाई होती है, एक ओमेगा इकाई होती है। 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक बीटा और एक ओमेगा, तो टोटल हो गई 5। 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5, टोटल 5 इकाइयां तो होती हैं आरएनए पॉलीमरेज की। और इसके अलावा यहाँ पर 2 कारक काम करते हैं। एक को कहते हैं सिग्मा कारक, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करवाएगा, और एक कहते हैं रो कारक, आरएचओ। वह कारक ट्रांसक्रिप्शन के लिए दीर्घीकरण करेगा, मतलब श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा, और श्रृंखला का क्या करेगा? समापन करेगा। तो ये कुछ कारक हैं जिनकी हमें क्या आवश्यकता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के लिए आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डीएनए टेम्पलेट पर एक प्रमोटर साइट चाहिए जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ करेगी, और एक टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेटर स्थल भी आवश्यक होता है जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा? समाप्त करेगा। ठीक है, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।